किसी ने क्या खूब कहा है कि शारीरिक शक्ति से मानसिक शक्ति जो होती है उसमें काफ़ी पावर होती है। इस मानसिक शक्ति के दम पर हम बड़े बड़े पर्वतों को हिला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपनी मानसिक शक्ति के दम पर जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करें। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। एक्सरसाइज सीरीज़ में आगे हम 401 से 500 प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन। तो मैं 401 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रावधान है वन कटाई पर रोक, जल प्रदूषण पर रोक, पशु चराने पर रोक। तो बिल्कुल इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। सभी पर रोक का प्रावधान है। किस वन संरक्षण अधिनियम में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है? भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, राजस्थान वन अधिनियम 1953, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988। तो बिल्कुल भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। राष्ट्रीय वन्य अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? अच्छा प्रश्न है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में किया गया, भारतीय वन अधिनियम 1980 में किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया, या राजस्थान वन अधिनियम 1953 में किया गया? तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये प्रावधान किया गया। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित प्रथम अधिनियम बनाया गया 1948 में, 1929 में, 1974 में या 1962 में? तो 1974 में बनाया गया था। मोटर वाहन कानून में किस गैस का स्तर सही रखना चाहिए? ऑक्सीजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या नाइट्रोजन गैस का? तो बिल्कुल जो पॉल्यूशन करेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगी, तो उसी का स्तर जो है वो सही रखना पड़ेगा। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग प्रतिबंधित है? पोटेशियम परमैंगनेट का, कॉपर सल्फेट का, बेंजीडीन का, सोडियम क्लोराइड का? तो बिल्कुल बेंजीडीन वो पदार्थ है जिसका प्रयोग प्रतिबंधित है। भारत में किस पादप को घर का वैद्य कहते हैं? तुलसी को, गुलाब को, पीपल को, केले को? तो बिल्कुल ऑसिमम सैंक्टम, तुलसी को हम घर का वैद्य कहते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी की जाति घाना पक्षी विहार भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में आती है और संकटापन्न की श्रेणी में रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? तो ये प्रश्न कितनी ही बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। साइबेरियन क्रेन, ब्लैक नेकेड क्रेन, भारतीय सोन चिड़िया, चीर फिजेंट? तो बिल्कुल साइबेरियन क्रेन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आवर्तबीजी पौधों में पादप शरीर होता है द्विगुणित बीजाणुद्भिद, अगुणित बीजाणुद्भिद, द्विगुणित युग्मकोद्भिद, अगुणित युग्मकोद्भिद? तो बिल्कुल द्विगुणित बीजाणुद्भिद आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कायिक जनन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पादप अंग को हम क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहेंगे, दलपुंज कहेंगे, जायांग कहेंगे, या प्रवर्ध कहेंगे? तो कायिक जनन के लिए हम प्रवर्ध का उपयोग करेंगे। कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है? तो कंद यानी ट्यूबर, तो मुरैया में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, प्याज में? तो कंद द्वारा जो होता है वो आलू के अंदर हो जाएगा, प्रकंद कंद, ट्यूबर। कर्तन द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है गन्ने में, चमेली में, मोगरा में, उपयुक्त सभी में? तो सभी में होता है। पुष्प एक रूपांतरित जड़ होता है या पर्व होता है या प्ररोह होता है या मूल शीर्ष होता है? तो रूपांतरित शूट होता है, प्ररोह होता है। पराग कोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का क्या कार्य है? स्फुटन का, सुरक्षा का, पोषण का, यांत्रिकीय कार्य होता है? तो बिल्कुल ये पोषण देने का काम करती है टेपिटम लेयर। यूबिश काय बनती है बाह्य त्वचा में, अंतस्थीशियम में, टेपिटम में या अध्यावरण में? तो बिल्कुल टेपिटम में बनती है। 100 पराग कण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन पराग कोश में आवश्यक होंगे? तो 1 से 4 बनते हैं। तो बिल्कुल 100 बनाने के लिए आपको 100, 75, 50, 25, तो 25 की आवश्यकता हो जाएगी। मादा युग्मकोद्भिद होता है भ्रूण, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश, सहायक कोशिका, तो एम्ब्रियो सेक को हम बोलते हैं, भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद कह देंगे। परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक, 7 केंद्रक एवं 8 कोशिकाएं, 8 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक, 7 कोशिकाएं एवं 7 केंद्रक? तो बिल्कुल 7 कोशिकाएं एवं 8 केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 1, 2, 3, 4? तो 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 420 आगे हम देखते हैं। कीट परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पोलन किट, टूल किट, जेल किट, सभी? तो बिल्कुल इसे हम पोलन किट के नाम से जानेंगे। अनुन्मील्य परागण पाया जाता है वायोला, पपीता, जामुन, केशिया? तो अनुन्मील्य परागण जो होता है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में मिलता है और ये वायोला कोमेलिना में मिलेगा। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए।
कदम में परागण किसके द्वारा होता है? पक्षी, कीट, चमगादड़, हाथी में? तो कदम में चमगादड़ के द्वारा होता है। त्रिक संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है भ्रूणकोश, भ्रूणपोष या बीज? तो बिल्कुल भ्रूणपोष विकसित होता है। त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि आवर्त बीजों का गुण होता है। बीजावरण का विकास होता है अध्यावरण से, बीजांडकाय से, बीजांडवरण से, नाभिका से? तो अध्यावरण से हो जाएगा, इंटेगुमेंट से। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, स्ट्रासबर्गर ने, नवाश्चिन ने या लेवनहॉक ने? तो नवाश्चिन ने की थी। बिना निषेचन के नवपादपों के विकास को हम क्या कहेंगे? अनिषेचन कहेंगे, अनिषेक जनन कहेंगे, असंग जनन कहेंगे या सूक्ष्म प्रवर्धन कहेंगे? तो असंग जनन हम इसे बोल देंगे। अंड से बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन, द्विगुणित अनिषेक जनन, अपस्थानिक भ्रूणति या बहुभ्रूणता या बहुभ्रूणता हम कहेंगे। तो बिल्कुल ये इसको भ्रूणता कर लेना, अपस्थानिक भ्रूणता, और इसे अगुणित कर लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा अगुणित अनिषेक जनन। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण है? आर्जिमोन में होगा, एरिस्टोलोकिया, कैजुराइना या कैलोट्रोपिस? तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा कैजुराइना। बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्र में मिलेगी, द्विबीजपत्र में मिलेगी, आवर्त बीजों में मिलेगी या अनावर्त बीजों में मिलेगी? तो जो पॉली एम्ब्रियोनी है वो मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म में या अनावर्त बीजों में पाई जाती है। परिवर्तनशील भ्रूण, प्राक भ्रूण या युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को हम क्या कहते हैं? विदलन बहुभ्रूणता कहेंगे, सामान्य बहुभ्रूणता कहेंगे, असामान्य बहुभ्रूणता कहेंगे, अनिश्चित बहुभ्रूणता कहेंगे? तो बिल्कुल विदलन बहुभ्रूणता उसे हम कह देंगे। पर्णों द्वारा वायुमंडल से CO2 व O2 के विनिमय की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण, विसरण, अंतःशोषण या अंतःपरासरण? तो विसरण हम कह देंगे। निम्न में से पारगम्य है? तो ये प्रश्न आप देखिए, निम्न में से पारगम्य है, तो पारगम्य तो कोशिका झिल्ली भी होती है, टोनोप्लास्ट भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। तो इस प्रश्न को आप कर लेना, निम्न में से अपारगम्य है, तो अपारगम्य आपका आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है वो अपारगम्य होती है। प्रश्न को आप थोड़ा चेंज कर लेना। श्लथ अवस्था में DPT का मान होगा OP के बराबर, OP से अधिक, शून्य, OP से कम? तो बिल्कुल श्लथ अवस्था में जो इसका मान होगा वो हो जाएगा OP के बराबर, क्योंकि DPD बराबर OP माइनस TP, तो टर्गर प्रेशर यहाँ पे शून्य होगा, तो DPT इज इक्वल टू OP, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा आपका DPT। श्लथ कोशिका में कोशिका दाब शून्य होता है। कौन सा दाब जो होता है वो शून्य होता है श्लथ कोशिका में? चूषण दाब, विसरण दाब, स्फीति दाब या परासरण दाब? तो बिल्कुल स्फीति दाब। टर्गर प्रेशर जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। जल स्नेही कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण कर फूलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःशोषण, परासरण, विसरण या जीवद्रव्य कुंचन? तो बिल्कुल इम्बिबिशन हम उसे कह देंगे। मृदा से पौधों को सर्वसुलभ जल है? केशिका जल, अपायिक जल, अर्धताग्राही जल, घुर्तीय जल? तो केशिका जल, कैपिलरी वाटर बिल्कुल सर्वसुलभ जल होता है, पौधे उसे ही अवशोषित करते हैं। मूलों के किस भाग से जल अवशोषण होता है? मूल शीर्ष से, देहवृद्धि क्षेत्र से, मूल रोम क्षेत्र से, परिपक्वन क्षेत्र से? तो बिल्कुल रूट हेयर जोन से होगा। पादपों में अवशोषित जल का जाइलम उत्तक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला होता है? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, पार्कलाप, पत्रस्तानी? तो सिम्प्लास्टिक पथवे। रसारोहण का ससंजन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गोडलेवस्की ने, जेसी बोस ने, स्ट्रासबर्गर ने, डिक्सन और जोले ने? तो डिक्सन और जोले ने प्रस्तुत किया था। पादपों में रसारोहण के दौरान जल किस उत्तक से ऊपर चढ़ता है? कॉर्टेक्स से, वाहिनिकाओं से, वाहिकाओं से या वाहिकाएं तथा वाहिनिकाओं दोनों के द्वारा? तो दोनों के द्वारा ऊपर चढ़ता है। निम्न किस अंग से वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा? पत्ती, तना, जड़, कच्चे फल? तो जो वायवीय भाग है उनसे होगा, जड़ जो होती है वो वायवीय भाग नहीं होती है, तो इनसे वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, जल रंध्रों के द्वारा, सभी के द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा होता है। जल रंध्र पाए जाते हैं पर्ण तट पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर, छाल में? तो बिल्कुल पर्ण तट पर पाए जाएंगे। पौधों में बिंदु स्त्राव की क्रिया में निकलने वाला द्रव होता है शुद्ध जल, केवल उत्सर्जित पदार्थ, जल व CO2 दोनों, जल के साथ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ दोनों उससे बाहर निकलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा द। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? मोलिब्डेनम, CuZnCa, MgSKp? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक। पर्णहरिम में पाया जाता है? तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं Mg। एमओ का या मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य है पुष्पवर्धन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जल अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप आंसर यहाँ पे लगा लेंगे। लघु पर्ण रोग किस तत्व की न्यूनता से होता है? जिंक, मैग्नीशियम, बी, जिंक? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप जिंक हटा लेना और कॉपर कर लेना।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लघुपर्ण जिंक की कमी की वजह से होता है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? Fe, एमओ, बोरोन और जिंक। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बोरोन आंसर लगा लेंगे। पौधों की सामान्य वृद्धि व जीवन चक्र के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 105, 60, 27 या 17। तो 17 आप आंसर लगा लेंगे। असंचरणशील पोषक तत्व है CuS, FeMn, CaB, CuS, NP, FeMn, PK, ZnMO। तो बिल्कुल CuS, FeMn असंचरणशील पोषक तत्व होते हैं, इमोबाइल एलिमेंट्स है ये। एंजाइम अकार्बनिक उत्प्रेरकों से भिन्न है, उच्च विसरण दर में, उच्च ताप पर क्रियाशीलता में, प्रोटीन प्रकृति में, अभिक्रिया में स्वयं काम में आते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति में ये भिन्न हो जाएंगे। एंजाइम का अप्रोटनीय भाग क्या कहलाता है? एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक समूह, होलो एंजाइम या उपरोक्त सभी। तो जो प्रोटीनीय भाग है वो प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है, जो प्रोटीनीय भाग है वो एपो एंजाइम कहलाता है और पूरे एंजाइम को हम होलो एंजाइम कहते हैं। कौन सा कथन सही है? सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, गलत। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये भी गलत। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा स। सर्वप्रथम किस एंजाइम की खोज की गई? जाइमेज, लाइपेज, पेप्सिन, आइसोमरेज। तो जाइमेज की खोज की गई। एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है पीएच से, क्रियाधार सांद्रता से, तापमान से, सभी से। तो सभी से प्रभावित होती है। अप्रतिस्पर्धी निरोधक वे पदार्थ हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर संलग्न हो जाते हैं, सक्रिय स्थलों को नष्ट कर देते हैं, रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो रचनात्मक संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। किस एंजाइम का सबसे पहले क्रिस्टलीकरण किया गया? यूरिएज, कैटालेज, एमाइलेज, एल्डोलेज। तो यूरिएज का किया गया। पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो Mg पाया जाता है। वर्णक तंत्र सेकंड का संबंध किससे है? जल के प्रकाश या अपघटन से, CO2 के अपचयन से, पुष्पन से, उपरोक्त सभी। जल के प्रकाश या अपघटन से है। प्रकाश तंत्र 1 व प्रकाश तंत्र सेकंड में अभिक्रिया केंद्र है क्रमशः 700, 680, 680, 700, 580, 700 या 700, 580। तो 700, 680। O2 का उत्पन्न होना किससे संबंध रखेगा? PS1 सेकंड फाइटोक्रोम सभी से। तो PS सेकंड से संबंध रखेगा। C3, C4 पौधों में एक प्रमुख अंतर करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? ग्लाइकोलाइसिस, प्रकाशीय श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाशीय श्वसन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है क्वांटासोम, माइक्रोसोम, पेरोक्सिसोम, स्पिरोसोम। तो क्वांटासोम आपका आंसर हो जाएगा। जल के प्रकाश से अपघटन हेतु आवश्यक होता है मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक या फिर तो मैंगनीज आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 एवं जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, CO2 एवं जल दोनों का अपचयन होता है, नहीं जल का अपचयन व CO2 का ऑक्सीकरण होता है, CO2 का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल सही। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है जल, CO2 उपरोक्त दोनों या कोई नहीं तो जल। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, उपरोक्त सभी में। तो स्ट्रोमा में होती है। क्रांज एनाटोमी किसमें पाई जाएगी? C3 पादपों में, C4 में, मांसलोद विधों में, उपरोक्त सभी में। तो C4 पादपों में पाई जाती है। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद होगा पायरुविक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक अम्ल। उपरोक्त में से कोई नहीं तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, OAA। CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रीय फास्फोरीकरण में होते हैं। तो हमें पता है 12 NADPH2 और 18 ATP की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं 24, 36, 32, 12। तो 24H+। प्रकाश संश्लेषण की फोटो एक्टिव रेडिएशन निम्न तरंगदैर्घ्य में पाई जाएगी। तो विजिबल रेंज में मिलेगी और विजिबल रेंज आप देखेंगे तो 400 to 700 नैनोमीटर। कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अनोक्सिक श्वसन में कितने अणु ATP का शुद्ध लाभ होता है? अनोक्सिक श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है और अल्कोहल और CO2 बनती है। तो यहाँ पर 2 ATP ही बनते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 2। जीव द्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है। फ्री फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की हम बात करें तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से श्वसनाधार या सबस्ट्रेट होता है, लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में मुख्य जो क्रियाधार होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन्स। कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहलाती है ATP, DNA, RNA, AMP। तो ATP कहलाएगी। ग्लाइकोलाइसिस से ऊर्जा का शुद्ध लाभ होता है 2 ATP, 8 ATP, 4 ATP, 0 तो 8 ATP का। पायरुविक अम्ल के एसिटिल कोएंजाइम A में रूपांतरण कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर, आंतरिक झिल्ली पर। तो अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बिल्कुल ये क्रिया मैट्रिक्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाई जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH+ के 2 अणु यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा ETS में प्रवेश करते हैं तो इनसे कितने अणु ATP के
बनेंगे, तो 1 से 3 बनेंगे तो 2 से 3 + 3 6 बन जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 6। मेलेट एस्पार्टेट शटल आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। पेंटोज फॉस्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 36, 38, 48, तो 36 का। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के केमियोस्मोटिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रेब्स ने, गिब्स ने, पीटर मिशेल ने, तो पीटर मिशेल ने किया था। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो दी थी वो पीटर मिशेल ने दी थी। बिल्कुल आप लगा लेंगे यहाँ पर पीटर मिशेल। क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला तथा एकमात्र 5 कार्बन वाला यौगिक कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सिस एकोनिटिक अम्ल, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या फ्यूमरिक एसिड? तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम किसका होता है? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में, प्रोटीन्स में? तो प्रोटीन्स में होता है 0.7 to 0.9 श्वसन गुणांक होता है। श्वसन का Q10 का मान कितना होता है? तो वॉन होप के रूल के अनुसार हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोगुना हो जाता है, तो 2 आंसर आपका पर हो जाएगा। श्वसन के Q10 का मान हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये डबल होता रहेगा, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तब तक। पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका में किस स्थल पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में? तो पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक वर्णक है? तो हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन, पर्णहरित या जंतुफिल? तो लैग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व है? कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, आयरन? सभी? तो बिल्कुल सभी जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है उसमें Fe मिलता है, मोलिब्डेनम भी मिलता है, तो सभी की आवश्यकता यहाँ पर हो जाएगी। पादपों में नाइट्रोजन किस रूप से अवशोषित होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्रेट? तो नाइट्रेट आंसर हो जाएगा। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम? उपरोक्त सभी, तो राइजोबियम आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से विनाइट्रीकरण जीवाणु है? विनाइट्रीकरण जीवाणु राइजोबियम, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास? तो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस हो जाएगा। सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई वह है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन? तो ऑक्सिन की खोज सबसे पहले हुई थी। पत्ता गोभी के रोजेट पादप को लंबे प्रवाह में परिवर्तित करने के लिए किसका छिड़काव करना होगा? IAA, IBA, GA? और एक और आप साइटोकाइनिन लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर द साइटोकाइनिन। तो बिल्कुल हम यहाँ पर जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे। गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन? तो इथाइलिन। पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? पतझड़ में पत्ते गिरते हैं यानी जीर्णता आएगी, और जीर्णता में IAA, ABA, GA? उपरोक्त सभी, तो एब्सिसिक एसिड जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 500 है। शीर्षस्थ प्रभाविता पाई जाती है ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, इथाइलिन के कारण? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन के कारण एपिकल डोमिनेंस पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने नेक्स्ट 100 प्रश्न किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न काफ़ी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।